हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे। एक है लिथियम और दूसरा सोडियम। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, लिथियम की अगर बात करें तो ये एक लाइट वेट है ना, लाइट वेट मेटल होता है जो कि लीस्ट डेंस होता है ना, लीस्ट डेंस होता है और बेसिक होता है, दैट इज़ एल्कली मेटल होता है ना, एल्कली मेटल होता है और ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है। बात करें अगर इसके एटॉमिक नंबर की है ना, तो वो है 3 और एटॉमिक मास की बात करें तो लगभग 7 के आसपास होता है ग्राम पर मोल। तो फ्रेंड्स, अगर इसका एटॉमिक मास जो है ना, या फिर मास नंबर जो है वो 7 है, ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि एटॉमिक नंबर जो है ना, वो हमें प्रोटॉन के बारे में बताता है और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और प्रोटॉन भी कितने हो गए, 3। अब इसका मास नंबर जो है ना, मास नंबर कितना होगा, वो 6.941 है ना, 6.941 है। तो न्यूट्रॉन कितने हुए, A माइनस जेड है ना, A माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 6.941 दैट इज़ 3.941। अब फ्रेंड्स, 3.941 का मतलब ये हुआ कि या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है ना, या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। 3 बहुत ही रेयर केस में होगा, 3 बहुत ही रेयर केस में होगा और 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन है। तो फ्रेंड्स, ये 3 और 4 दो तरह के न्यूट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं है ना। लिथियम में जो 3 वाला होगा, 3 न्यूट्रॉन वाला लिथियम होगा वो बहुत ही रेयर होगा, और जो 4 न्यूट्रॉन वाला लिथियम है वो कॉमनली अवेलेबल होगा। अब बात करें अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमारे पास क्या आएगा, 1s2 है ना। इसका क्या है, 3 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 आएगा और 2s1 आएगा। तो क्वांटम नंबर इसके अगर हम निकालना चाहें है ना, तभी हम इसके बारे में है ना, इसकी क्वांटम स्टेट के बारे में बता पाएंगे। तो हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कहाँ है इलेक्ट्रॉन, 2s1 में है। तो क्वांटम नंबर्स निकालेंगे इसके लिए, तो हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ना, क्योंकि ये 2s1 में रखा है। और l की बात करें तो l क्या होगा, और फ्रेंड्स n-1 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 है ना, क्या आता है, 1। तो 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक तो 0 और एक 1 है ना, 0 और 1, क्योंकि ये 0 करेस्पॉन्डिंग है किसके, एस के, और 1 किसके करेस्पॉन्डिंग है, पी के। ये किस में रखा हुआ है, ये एस में रखा हुआ है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर L की वैल्यू 0 हो गई तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर L की वैल्यू 0 हो गई तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी है ना। M की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास अब हमें स्पिन निकालना है ना, अब हमें स्पिन निकालना है। स्पिन निकालने के हमारे पास क्या ऑप्शन है, n+l+m करना पड़ेगा। तो n 2 है, l 0 है, m भी 0 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा है ना, इवन आएगा। और अगर इवन आएगा तो ये चक्कर कैसा लगाएगा, +1/2 है ना, +1/2। तो इसका क्वांटम स्टेट क्या आएगा, n = 0, l = 0, m = 0 एंड s = 1/2।
और इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है वो तो खैर जानने की ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक रेडियस वगैरह, है ना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 182 पिकोमीटर। और वंडरवॉल रेडियस क्या होती है? 152 pm, है ना, 152 pm। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है ना, ये हो गई एटॉमिक रेडियस। और दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसका आधा वो होता है क्या? वंडरवॉल रेडियस। तो वो कितना है? 152 pm। अब यूजेस क्या हैं लिथियम के? यूजेस फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो यूजेस में एक तो इसका मेडिकेशन में बहुत यूज होता है ना। दूसरा लिथियम आयन बैटरी में यूज़ होता है। चौथा इसे लिथियम कार्बोनेट बनाते हैं, वो फर्दर किस में यूज़ होता है? मेडिकेशन में यूज़ होता है। लिथियम क्लोराइड की तरह से यूज़ होता है। लिथियम का सोप बनता है और कुछ अदर यूजेस भी होते हैं, है ना। लिथियम सोप, लिथियम कार्बोनेट और लिथियम आयन बैटरी, ये 3 यूजेस जो हैं इसके वो आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करिएगा सोडियम की। तो सोडियम का फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है कि प्रोटॉन कितने हैं? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। और इसका मास नंबर क्या होता है? 22.9897, 22.9897। तो फ्रेंड्स अगर मैं a माइनस जेड करूँ, है ना, a माइनस जेड करूँ, तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक तो 11 और एक 12। जो 11 है वो एक्सट्रीमली रेयर है और जो 12 है वो मोस्ट कॉमन है ना, वो मोस्ट कॉमन है। बात करें अगर सोडियम के नेचर की, तो ये वेरी रिएक्टिव होता है ना, वेरी रिएक्टिव होता है और कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का ही कंडक्टर होता है। डेंसिटी इसकी लो होती है और पानी पे तैर जाता है ना, फ्लोट्स इन वाटर। और ये सॉफ्ट होता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है ना। सॉफ्ट, मैलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इससे शीट बना सकते हैं, है ना, शीट बना सकते हैं। और मैलिएबल का मतलब होता है कि इससे वायर बना सकते हैं। और सॉफ्ट का मतलब तो सॉफ्ट होता ही है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 98 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। और कॉमन फॉर्म जो इसकी होती है वो क्या होती है? Na+, है ना, Na+ के फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है। ये ग्रुप 1 का मेटल है ना, ग्रुप 1 का मेटल है, अल्कली मेटल होता है ये भी लिथियम की तरह। और इसका पीरियड 3 होता है ना, पीरियड 3 होता है। वाइट सिल्वरी मेटल है ना, वाइट सिल्वरी मेटल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें इसके, तो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 3s1 में। तो n की वैल्यू क्या हो गई अपने पास? 3 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। तो l की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हैं? 2, है ना, n-1, तो 2, 1 और 0। 2 इसके 0 किसके करस्पॉन्डिंग है? s के, और 1 किसके करस्पॉन्डिंग है? p के, और 2 किसके करस्पॉन्डिंग है? d के। तो ये किस में बैठा हुआ है? ये s में बैठा हुआ है। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी 0। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना, l की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर l की वैल्यू 0 हो गई तो m की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है? m की वैल्यू सिर्फ एक पॉसिबल है, 0, है ना। m की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0। तो n हो गया, l हो गया, m हो गया। अब हमें चाहिए s, तो s के लिए हम क्या करेंगे? n + l + m। तो 3 + 0 + 0, तो हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया। क्या मिल गया? 3 मिल गया। और 3 कैसा है? ऑड है। तो अगर 3 ऑड है तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के क्या हो गए? 3, 0, 0, -1/2। तो ये हमें क्वांटम स्टेट मिल गई सोडियम की। तो बाय कैलकुलेटिंग क्वांटम नंबर्स वी कैन गेट नॉलेज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
अबाउट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ एटम, है ना, कि जो एटम है उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। तो बाई एवरेजिंग स्टेट्स ऑफ एटम वी कैन टेल अबाउट एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। और अगर हम सारे एटम की, है ना, सारे एटम की क्वांटम स्टेट्स का एवरेज ले लें तो हम ये बता सकते हैं कि जो मैटर है या जो भी एलिमेंट है उसका बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है, उसका बिहेवियर एग्जैक्टली कैसा है। तो क्वांटम फिजिक्स का यूज़ इसी में किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता देता हूँ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमें ये पता है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और फ्रेंड्स आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है ना, वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचा जाता है न्यूक्लियस की तरफ, है ना, बाय न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, बाय न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो जितना ज़्यादा उनका खिंचाव होता है ना, उसके हिसाब से जेड इफेक्टिव बढ़ता या घटता है ना, उस हिसाब से जेड इफेक्टिव बढ़ता है घटता है। तो जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, है ना, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है ना। टॉप से बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। और लेफ़्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसी बात है। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिथियम, ये हमने थोड़ा सा, है ना, ये पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, है ना, ऐसे करके ये एस ग्रुप बना लिया है ना, ये पी ग्रुप बना लिया है, एस और ये 3D बीच में ग्रुप आता है, और ये 4F और 5F यहाँ पे आते हैं। तो इसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो जब हम, जैसे कि मैंने बताया कि लेफ़्ट से राइट जाने पे क्या होगा, इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो लिथियम बेरिलियम की ज़्यादा है, किससे? लिथियम से। बोरॉन की ज़्यादा है, किससे? बेरिलियम से। और यहाँ पर फ्रेंड्स कार्बन की ज़्यादा है बोरॉन से, नाइट्रोजन की ज़्यादा है कार्बन से। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये डैश लाइन मैंने खींची है। अब ये क्या है? यह है लाइन ऑफ एम्बिग्यूटी, है ना, डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ग्रेविटी, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। तो ये फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटली हमें हर बार चेक करना पड़ेगा, है ना, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। हम इसको थ्योरेटिकली एक लाइन में बांध के नहीं रख सकते, है ना, वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ एम्बिग्यूटी ड्रॉ करी है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल है, ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से, नियॉन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, हीलियम की ज़्यादा है नियॉन से। इसी तरह से ऊपर से नीचे आने पे लिथियम की ज़्यादा है सोडियम से, पोटेशियम की ज़्यादा है, सोडियम की ज़्यादा है पोटेशियम से, पोटेशियम की ज़्यादा है रुबिडियम से, सीजियम की ज़्यादा है फ्रांसियम से। इसी तरह से ये सारे के सारे आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे एक की बहुत स्पेशल होती है, ये है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलिडियम और यूयूटी की, है ना। ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी स्पेशल होती है क्योंकि नॉच का शेप मिलता है हमें, है ना, नॉच का शेप मिलता है। तो ये ग्राफ है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये एलिमेंट्स हैं, और ये नॉच के शेप में हमें ग्राफ मिलता है, नॉच के शेप में हमें ग्राफ मिलता है।
तो बोरॉन से एल्यूमिनियम पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। फिर एल्यूमिनियम से गैलियम पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। गैलियम और इंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सेम होती है, लगभग सेम होती है ऐसे कह लें। फिर गैलियम से टेल्यूरियम पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और टेल्यूरियम से यूयूटी पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्दर बढ़ती है। अब बात करें अगर हॉरिजॉन्टल की, तो बोरॉन की लगभग बराबर होती है यूयूटी के, एल्यूमिनियम की लगभग बराबर होती है टेल्यूरियम के, और गैलियम की लगभग बराबर होती है इंडियम के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ना ग्रुप है, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसी तरह के नॉच हमें देखने को मिलते हैं, है ना, इसी तरह के नॉच हमें देखने को मिलते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, है ना, लेड, पैलेडियम, और इसी तरह से NPS, SbSb, ये सारे के सारे जो है हमें इसी तरह के नॉच दिखाते हैं। कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप, नियॉन ग्रुप, है ना, ये सारे के सारे 6 ग्रुप जो हैं हमें इसी तरह का नॉच दिखाएंगे। अब कंक्लूजन क्या करें, तो जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है हीलियम की, और जो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है फ्रेंसियम की। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एक तो क्या है, पहला एलिमेंट है ना, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन 3s2 3p1, उसके बाद नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p2, नियॉन 3d10 4s2 4p3। तो इसको आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए।